A very good morning. I, Dr. Bhavna B. Shinde, welcome you all to the third episode of Autism Doc Talk from Horse's Mouth. जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, कुछ एक एपिसोड जो है वो हम हिंदी में करने वाले हैं और उसी कड़ी का ये पहला एपिसोड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस बारे में है तो मैंने एक लिंक शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उसे रेफर कीजिएगा। कमिंग बैक टू द टुडेज एपिसोड, क्योंकि most of us visit private practitioners when it comes to our children, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट पीडियाट्रिशियन से इंसाइट्स लिए जाए कि उनके क्लिनिक में, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि इंडिया के प्राइवेट पीडियाट्रिक प्रैक्टिशनर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो उनके प्रैक्टिस में वो क्या दिक्कतें फेस करते हैं ऑटिज्म डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के लिए, और क्या सॉल्यूशंस वो देना चाहेंगे जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो और प्रैक्टिकल भी हो, एंड एट द सेम टाइम व्हाट सजेशंस दे हैव फॉर द सिस्टम एंड एज सिस्टम एंड द पेरेंट्स। तो जब मैं ये सोच रही थी तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया वो इनका था, डॉक्टर मृदुला श्रीवास्तवा। इन्होंने MBBS MD इन पीडियाट्रिक्स की हुई है और इनकी खुद की बड़ी प्रैक्टिस लखनऊ में है एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। In the past, she had also been associated with Mayo Clinic, Mayo Institute of Medical Sciences, UP, as a professor, and with Eras Medical College and Hospital, Lucknow. Now, why Mridula? तो सबसे पहली बात तो ये साहिबा मेरी MBBS की बैचमेट रह चुकी है और शी हैड ऑलवेज बिन वेरी सिंसियर एंड वेरी स्टूडियस। अगर आप उन्हें कोई छोटा सा भी काम देते हैं तो ये बंदी अपना पूरा ध्यान दे के डेडिकेटेडली वो सब करती थी। इसका एक एग्जाम्पल आज आज के इंटरव्यू में भी आप देखेंगे। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान पेपर पेन लेके पता नहीं क्या नोट्स ले रही थी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, ये उनका स्टाइल है काम करने का, और इसीलिए आई थॉट she would be the best person to represent the private pediatric practitioners in India. Without a further ado, let us welcome Dr. Mridula. Hi Mridula, कैसी है? हाय भावना, आई एम फाइन। तू कैसी है? बस सब मजे में चल रहा है। लखनऊ बाय द वे मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज है। वाराणसी तो मैं आती जाती रहती हूँ, बट लखनऊ इज ऑल्सो आई लव टू विजिट। या लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बढ़िया। Yes, I know, नवाबों I का know. शहर। बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही प्यारी। या सो मृदुला, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आई अंडरस्टैंड आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, बीइंग अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर योरसेल्फ, हैविंग अ फैमिली, हैविंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन हाउस, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद आपने आज एक कॉज के लिए, एक मेरे लिए आपने समय दिया है, उसके लिए सही में थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर भावना, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क एंड I will be really very pleased if such a small effort can make a difference to your work. So it's my pleasure. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मृदुला, जैसे आप काफ़ी टाइम से प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, तो आप, अगर मैं एक हिसाब से कहूँ तो आप जनमानस की एक पल्स जानती है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में सीन्स अलग है, जो बड़े बड़े ऑटिज्म सेंटर्स हैं वहाँ पे सीन्स अलग है, मेट्रो सिटीज़ में सीन्स अलग है, बट आप एक अच्छा सैम्पल साइज प्रेजेंट कर सकती है जो कि हमें एक ओवरऑल व्यू दे सकता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियंस। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो तुमसे ये रहेगा मृदुला कि जैसे तुम भी जानती हो, प्रिवेलेंस ऑटिज्म का ऑलमोस्ट 1 in 58 किड्स है, 1 in 54 किड्स है। उसको दूसरे अगर तरीके से मैं बताऊँ तो 100 में से 2 बच्चे ऑलमोस्ट ऑटिस्टिक है। Yes. तो ऐसा क्यों है इंडिया में? तुम्हारे हिसाब से इंडिया में डायग्नोसिस उतने बनते नहीं हैं, या तो फिर जो बच्चे आप मैं हम सब देखते हैं सोसाइटी में, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन योरसेल्फ
and being a autism mother myself, we can definitely spot children here and there. We know that they are different. Then Yeah. why डायग्नोसिस इज नॉट मेड? उतने बच्चों का डायग्नोसिस नहीं होता और उतने बच्चे जितने होने चाहिए वो केयर में एनरोल नहीं किए जाते हैं। या भावना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब हम इंडिया से रिलेटेड लिटरेचर भी पढ़ते हैं तो इतना हाई इंसिडेंस कोई लिटरेचर भी कोट नहीं करता। बट जब हम सोसाइटी में देखें तो हम अपने आसपास ही कई सारे ऐसे स्पेशल किड्स देखते हैं, रूटीन में देखते रहते हैं, बट स्टिल हमारी बुक्स इस फिगर्स को रिवील नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये डायग्नोसिस क्यों मिस हो जाती है? तो जी इसमें मैं कहूंगी कि दोनों तरफ से लैक्यूनाज हैं, पेरेंट्स के पार्ट पे भी और पीडियाट्रिशियंस के पार्ट पे भी, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस बच्चों के फर्स्ट डॉक्टर्स हैं एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 5 ईयर। बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो जनरली अपने पीडियाट्रिक्स वाले को कंसल्ट करते हैं। तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इस चीज को अर्ली अर्ली से अर्ली पिकअप करें। अगर इवन इफ वो श्योर नहीं है तो एटलीस्ट दे हैव टू पुट अ क्वेरी कि वेदर दिस चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज रेगुलर पेयर्स और नॉट। सेकेंडली, which is I think this is a sensitive issue, so जब तक हम इस चीज के लिए ज्यादा सेंसिटाइज नहीं होंगे ये रेडिली मिस हो जाएगा। सबकी बिजी ओपीडी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम में बहुत ऑब्वियस है कि ये बिहेवियरल चेंजेस या डिफरेंसेस हर किड के नोटिस ना किए जा सके, इतना टाइम नहीं मिल पाता। 20, 30, 40 पेशेंट्स, ऑल किड्स आर ग्रम्बलिंग, क्राइंग, हाउलिंग, तो इसमें बहुत क्वाइट पॉसिबल होता है कि ये बिहेवियरल चेंजेस या डिफरेंसेस हम लोग मिस आउट कर दें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। Secondly, now coming to parents, if a person or some pediatric personnel is pointing कि आपके बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है उसके रेगुलर किड्स के हिसाब से, और अगर वो पेरेंट्स से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स उसको रेडिली एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं अभी छोटा है या अभी वो इस प्लेस के लिए न्यू है तो शायद ऐसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, पेरेंट्स में भी इस चीज को लेकर के थोड़ा फेयर होता है, एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते पेरेंट्स, सो दैट में बी ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि बच्चों का डायग्नोसिस लेट बन पाता है और हम लोग कई सारे केसेस को मिस आउट कर देते हैं। यस यस, जब तुम ये बता रही थी कि काफी पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है या तो फिर वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तैयार नहीं कि होते हैं। जी जी बच्चा आई अलग कैन है कोट तो वन ऑफ माय पेशेंट हियर। मेरे पास एक बच्चा आ रहा था कोविड टाइम में वैक्सीनेशंस के लिए, तो तब तो हमारे पास ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिलता था, बट ग्रॉसली जब भी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो वो हमारे पास एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा हेल्दी होता है। वो वैक्सीनेशन विजिट के लिए आया है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, ना डायरिया, कुछ नहीं है, वो हेल्दी है per se, he is absolutely fine and he is just visiting for his routine shots. So उस टाइम पे we can observe the behavior of the child in the office cabin, that how is he behaving, is it appropriate for his age, what are his activities. If you feel that there is any difference, आपको कुछ भी अलग लगता है तो आप उनके पेरेंट्स को डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा टाइम दें तो ऐसे बच्चों को जो डिफरेंट लगते हैं उनको पिकअप कर सकते हैं। मेरा एक पेशेंट आता था, मैंने उन्हें बोला कि आपका बच्चा जो है रेगुलर बच्चों से डिफरेंटली बिहेव करता है, ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये बात सुनता नहीं है, क्या घर पे भी इसका बिहेवियर इस तरह से है? तो मदर ने कहा कि मैम घर पे तो हम लोग ही रहते हैं, मेरी बात तो सुन लेता है। तो आई सेड ओके। नेक्स्ट विजिट में फिर से वही कहानी दोहराई गई। उन्होंने बताया कि वो उसे प्ले ग्रुप में भेजती हैं। फिर मैंने उससे उनसे कहा कि आप इनके टीचर्स से फीडबैक लीजिए कि ये प्ले ग्रुप में बैठ भी पाता है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता है या नहीं खेलता है, क्योंकि मुझे डाउट है। बट
The mother did not, again she did not understand whatever I said. उसके father भी आए, mother भी आए, and after repeated counseling I said that don't send this child to a play group. He is not he is not mixing up with other kids. We'll have to plan something else for him. He is a bit different. But the parents were not ready to accept, and after counseling for 1.5 year, then they बच्चे की came एज, to me. जब बच्चा मेरे पास आया तो वो 2 years का था, प्रेजेंटली वो 3.5 years का है. अब जाके लास्ट 1 month बैक दे हैड started his therapies, they had did the evaluation for the child, and she said ki ma'am, we have already wasted lot of time, you had told us, but now we will be doing it very regularly. So this is one of the scenario, and in one or two scenarios when I tried to convince the parents, I lost the kid in the follow up. They did not turn to me. So I don't know what happened. Maybe they said कि मैम आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, ऐसा तो हमको किसी ने बताया नहीं. मैंने कहा देखिए, डाउट हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एज अ एलिमेंट ऑफ डाउट हम इसका एक इवेल्युएशन करा के देखते हैं. मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है, या अगर थोड़ा सा भी ऐसा स्पीच डिले या कुछ भी आइसोलेटेड चीज है, तो वी कैन वर्क ऑन इट. सो 1-2 kids आई लॉस्ट इन द फॉलो अप. सो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना कि कुछ चीज रेगुलर से ट्रैक से हट के हो रही है, इसमें भी मतलब इट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ गट्स टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. exactly, Mridula, you have brought up some 2-3 very important points. The first one, as you mentioned, पेरेंट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस में देरी हो जाती है. तो आई वाज, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट, आई वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फेस व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट. सो ये मतलब मे बी आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द table, that's why I can relate to that and I can understand. But at the same time, it is also very crucial to at least look at it with a neutral lenses. ठीक है, या अगर आपके पीडियाट्रिशियन हो सकता है कि आपको उनकी बात ठीक ना लगे, उनको आपको लगे कि नहीं पीडियाट्रिशियन थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर डायग्नोस कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो कभी भी इवैल्यूएशन के लिए जाना, उससे नुकसान नहीं होता. चाहे वो एग्जैक्टली. थेरेपीज आप स्टार्ट करने के लिए कह रहा है कोई आपसे, तो उससे नुकसान तो नहीं होता एटलीस्ट. ठीक है, या बच्चा बहुत छोटा है तो कभी कभी मतलब डायग्नोसिस नहीं दिया जाता है छोटे बच्चों में, उनको लेबल नहीं किया जाता है, कभी कभी प्रोविजनल डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस देके. बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू हैव that understanding, at least the यस little bit of acceptance that my child is different than his peers. तो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक्सेप्टेंस काफ़ी डायग्नोसिस में इसलिए भी देरी हो जाती है और कभी कभी हो भी नहीं पाता, क्योंकि जैसे आपके केस में हुआ, वो पेरेंट्स वापस आए ही नहीं आपके यहाँ. तो या ये एक चीज़ आपने बताया. और दूसरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट बताई है आपने कि पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में जब एक पीडियाट्रिशियन दिन में 30-40 बच्चे देख रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके बच्चे का डिफरेंटनेस, जो वो बच्चा आपका अलग है, वो नोटिस ना कर पाए. ना कर और पाए. anyway, when we see the pediatrician, our kids most of the time they are already ill. तो इल. उनका पहले ही शुरू हो जाता है कि, और एक तो डॉक्टर के दवाखाने में जाना मतलब पहली जान सूख जाती है बच्चों की. तो सही बात. ऑलरेडी, या तो फिर जैसे आपने कहा They कि also क्राइंग. have memories कि we had got jabs here, so ये तो प्लेस बड़ी टॉर्चरस है. आते ही उनके टेंट्रम शुरू हो जाते हैं. ऐसे में हम लोगों को भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को हैंडल कर पाना. रादर उनके पेरेंट्स की भी एंजाइटी प्लस बच्चे की एंजाइटी एंड इलनेस, बोथ ऑफ इट यस, को एग्जिस्ट. तो थोड़ा पीडियाट्रिशियंस के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए मे बी वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को इतना ध्यान नहीं देते. ठीक है, इफ कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, क्योंकि कुछ न्यूरो डाइवर्स बच्चे या न्यूरोटिपिकल किड्स आते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ कि मेरा बच्चा इतने इतने महीने का हो गया, अभी तक बैठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, इसके साथ के बच्चे चलने लगे हैं, ये अपनी गर्दन ठीक से नहीं संभालता है. तो अगर फिजिकल कुछ डिसेबिलिटीज हैं या डाइवर्सिटीज हैं, तो वो जल्दी पिक
पिकअप करते हैं पेरेंट्स भी एंड कंसल्टिंग डॉक्टर्स भी। लेकिन अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो अननोटिस्ड चले जाते हैं बहुत हद तक। कई बार डॉक्टर्स से भी अननोटिस चले जाते हैं, और पेरेंट्स उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते या खुल के नहीं बताते कि हमारा बच्चा इस एस्पेक्ट में हमें डिफरेंट लगता है अपने बाकी के साथ के बच्चों से। बैंग ऑन, एक नया इंसाइट आपने यहाँ दिया है मृदुला। जैसे बहुत सही तरीके से आपने बताया कि अगर फिजिकली कुछ है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स ज्यादा वरीड होते हैं, आके खुद से बात करेंगे। बट वही एस्पेक्ट अगर डेवलपमेंट बाकी बिहेवियरल एस्पेक्ट में हो तो उनसे वो एक्सेप्ट करना या मुश्किल हो जाता है। बट आई टेल यू वन थिंग, इंडिया एटलीस्ट हमारी कंट्री ऐसी है कि हमें फीडबैक मिलता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। गार्डन में भी जाओ, आप बाहर घूमने भी जाओ, बस में हाँ बैठो, रिक्शा में बैठो, ट्रेन हाँ में बैठो, लोग ताकते रहेंगे बच्चों को, ये थोड़ा अलग है क्या, हाँ इसको कम मुझे तो पता नहीं, हाँ। अलग अलग टाइप के ये क्या कमेंट्स कम मिलते हैं। सुनाई देता है, इसको सुनाई ठीक से देता है ना, मतलब पहला ये हुआ है कि उसका ऑडिटरी वाला मैकेनिज्म तो ठीक है, बच्चा क्या सुन नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जल्दी, आई टू आई कांटेक्ट नहीं Yes, करते। ये कुछ अलग है क्या? ये सबसे मिक्सअप क्यों नहीं हो रहा है? ये बीमार है क्या? क्या है इसको, क्या प्रॉब्लम है? कहीं ये तो कोई बड़ी ना कोई आपको टोकेगा जरूर। ये तो तो बड़ी फीडर्स माइल्डर तो बातें आपको हम कर मिलना रहे हैं, शुरू बट हो जाएगी। बिल्कुल। जी जी जी, ये तो बड़ी माइल्डर बातें हो रही है। बट हमारे केस में, या तो फिर हमारे जो भी हमारे जैसे बच्चे जो है, तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत सीवियर टाइप के भी कमेंट्स मिलते हैं। मैं यस डिस्कस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, मे बी दे माइट फील ऑफेंडेड विद दैट। तो या वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट ये अननोटिस नहीं जाता कि आपका बच्चा अगर डिफरेंट है तो। या तो फिर हम इतनी बड़ी फैमिलीज में होते हैं, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, लोगों का आना जाना बहुत होता है, तो आप नहीं अगर पिक कर पा रहे हो एज पेरेंट्स, तो एटलीस्ट आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई पक्का पिकअप करता है उस चीज को। और अगर हम बिल्कुल। उस धागे को पकड़ के अगर उसे फर्दर इवेल्युएशन तक ले जाए, तो शायद अगर कुछ शायद। डायग्नोसिस बनता है, नहीं बनता है, एटलीस्ट बच्चे को कहीं ना कहीं से वो अप्रोप्रिएट हेल्प मिल सकती है। और एक पॉइंट बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से बताई है कि वैक्सीनेशन का जो टाइम है, जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है, और बच्चे वैक्सीनेशन के लिए 2 साल 2.5 साल की उम्र तक आते हैं, और दैट्स द बेस्ट टाइम to reflect on their development as well as if any behavioral speech issues. तो वो यस। उस टाइम पे वैक्सीनेशन के पहले, बाद में तो बच्चा हाथ नहीं आएगा, पहले बट पहले पहले एटलीस्ट हम हमारे सिस्टम में, ओपीडी में ऐसा कुछ सिस्टम बना ले कि जिससे एक से हम लोग प्रोएक्टिवली रूटीनली बच्चे का हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, हेड सरकमफ्रेंस लेते हैं। तो रूटीनली जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है, तो मुझे लगता है हमें कुछ लीडिंग क्वेश्चंस उसके एज रिलेटेड माइलस्टोन्स के पुट अप करने चाहिए। आपका बच्चा क्या ये करता है, ये करता है, बैबलिंग, गूं गूं आवाज निकालता है, कूइंग करने लगा, मामा बाबा बोलने लगा, मतलब एटलीस्ट द स्टाफ कैन ऑल्सो बी सेंसिटाइज्ड एंड दे कैन पुट सम लीडिंग क्वेश्चंस टू द मदर कि ये सब अटेन कर लिया है या नहीं। मेक श्योर, वी कैन मेक श्योर एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन विजिट। दैट इज द यस गोल्डन बैंक। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बच्चा इल नहीं है। अगर बच्चा इल है तो कभी इरिटेबल है, कभी लेथार्जिक है, कभी ड्राउजी है, कभी फेब्राइल है, कभी फीवर चढ़ा है, तो ऐसे टाइम पे हम उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट नहीं कर सकते। मदर भी एंग्शियस है, तो हम मदर से भी क्वेश्चन पुट अप ना बच्चे का कर सकते हैं, ना मदर का इंटरव्यू ले सकते हैं। मदर इज ऑल्सो एंग्शियस, वो कहेगी पहले बीमारी ठीक करिए, आप क्या बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा टाइम है जब पेरेंट्स भी थोड़े रिलैक्स मूड में रहते हैं और बच्चा भी हेल्दी होता है। So that is the time we can go for the assessment. At least pick up the red flag signs यस, and lead the those things further. This is करेक्ट what I करेक्ट, feel it can be done. आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस मृदुला। अगर ये चीज़ें, जैसे फर्स्ट मैसेज तो आपने पेरेंट्स के लिए दिया कि चीज़ें अपफ्रंट आके डिस्कस करनी चाहिए पीडियाट्रिशियन से,
क्योंकि इतने बच्चों में, इतने पेशेंट्स में उनको शायद टाइम ना मिल पाए। सेकेंड चीज़ आपने पीडियाट्रिशियंस के लिए भी ये बताई है, या तो फिर पीडियाट्रिशियंस भी नहीं, जहाँ अगर जनरल फिजिशियन के सेटअप में भी बच्चा जाता है अगर वैक्सीनेशन के लिए, तो प्रोबेबली दे कैन यूटिलाइज दैट टाइम एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू evaluate the child's development as well as any concerns. तो तीसरी चीज आपने ये भी बताई कि आप अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज कर सकते हैं इस चीज में, Yeah. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है वैक्सीनेशन जो नर्सेस और जो Actually, स्टाफ। here again I would like to interrupt Bhavna because या usually क्या होता है कि private setups में we don't keep any days reserved for vaccines. As and when parents come, we give the vaccines according to their convenience. But what ओके happens whenever we sit in a government setup or even in a medical colleges, the days for vaccination are fixed. So again, you can imagine lot of kids will turn up on that day only for vaccination. So again, it becomes difficult to keep on asking those questions and for assessment purpose, right? Because you have 15, 20, 30, 40 kids waiting for the vaccination. This is a scenario in either a medical college or a government center where we have fixed days and time for vaccination. So again, this becomes a problematic issue. Then this is for the places where there are fixed days for vaccination. जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस का सवाल है, वी डोंट हैव एनी फिक्स डेज, एज एंड व्हेन आप आएंगे आपके हिसाब से वैक्सीन लग जाएगा. सो दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच वी कैन अवेल if we are sitting in a clinic. Yes. So this point also is very practical as well as Yeah, this is implementable. very practical. Yeah. Yes, implementable at And one private more thing, setup. if we feel कि बच्चे में कुछ चेंजेस हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे हमें आगे इवेल्युएट करना है, सो वी कैन कन्विंस द पेरेंट्स कि राइट नाउ आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है या आपको जल्दी है, आप उस माइंडसेट से नहीं आए हैं, तो वी कैन ऑलवेज गिव देम अपॉइंटमेंट कि आप अपने फ्री टाइम के हिसाब से आइए या कम इन द नेक्स्ट विजिट व्हेन द चाइल्ड इज हेल्दी सो दैट वी कैन रीअसेस द चाइल्ड. Be it in a medical college also or in your own clinic also, you can just tell them that we'll have a discussion over this. हमें कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं जो आपके बच्चे में डिफरेंट है, तो आप इसको बाद में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं. आप लोग तब तक थोड़ा मेंटली आप लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि एकदम से व्हेन यू ब्रेक दिस न्यूज nobody will accept it very readily. So you can just we can just convince them ki take an appointment and come in the next visit, or give them appointment in the initial part of your OPD when you are also comparatively free, or in the end, so that you can give time to the parents as well as the child. जैसे हमने शुरुआती इसी टॉपिक से की कि पिकअप नहीं कर पाते पीडियाट्रिशियंस उनके प्रैक्टिस में. जैसे हमने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं तो काइजर का पिकअप नहीं हुआ, वो 1 साल 1.5 साल. तो मदर जनरली बहुत पैनिक हो जाती है, बहुत एंग्शियस रहती है, तो इसलिए, और ऊपर से आप मेडिको हो तो आप ओवर डायग्नोसिस करने के चांसेस, मतलब ही इज राइट इन अ वे, आई एम नॉट Yeah, सेइंग he's दैट. right in a way, because many a times we get so many hyper anxious parents कि it is difficult. आई एम वन ऑफ देम. Okay. हाँ, तो मतलब ये चीजें हो सकती है, इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है. मे बी हमारे यहाँ अवेयरनेस उतनी नहीं है कि हम पेरेंट्स को ये कह सके कि ठीक है, हम आपका डाउट है तो हम इसे इवेल्युएट करते हैं. Evaluate करते आपका हैं. डाउट, हाँ, तो आपका डाउट है Yeah. तो आप इनके पास जाइए, ये अथॉरिटीज है, ये डेवलपमेंटल सेटअप्स है, आप उनके पास जाइए. तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था. कोई बात नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ कंप्लेंट बट जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. मृदुला, एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे पूछनी थी. आपने एमडी पीडियाट्रिक्स करा हुआ है, आप 2012 की पास आउट है, मतलब रिसेंट ही पास आउट है आप. तो मुझे एक सवाल हमेशा रहता था कि क्यों ऑटिज्म इतना निग्लेक्टेड है, क्यों वो जबकि काफी बार पेरेंट्स एकदम डायरेक्ट और क्लियर हिस्ट्री देते हैं ऑटिज्म फीचर्स की, फिर भी बच्चे को उस दिशा में उसका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता.
तो that leads me to ask a question: how important autism is in pediatric MD syllabus exam point of view? और Not very. बुक में कितना ऑटिज्म के बारे में लिखा है? 10 पन्ने लिखे हैं, 4 पन्ने लिखे हैं, तो कितना लिखा है ऑटिज्म के बारे में? और एग्जाम में कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एमडी एग्जाम में? Bhavna, this question is really it. We should ponder on this question because जितना ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ रहा है ऑटिज्म का, तो उस हिसाब से एमडी एग्जाम में ये चीज इतना कवर अप नहीं किया जाता. बिकॉज आफ्टर पासिंग माई एमडी वी जस्ट studied the theoretical aspect of it, the causes, the genetic causes, and most of them we cannot find any cause for this disease. या ऑटिज्म का कॉज अभी भी अंडर इवेल्युएशन है, अंडर क्वेरी है. तो उस हिसाब से जितना इंसिडेंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे एमडी के सिलेबस में इस बिहेवियरल टॉपिक को बहुत ज्यादा कवर अप नहीं किया जाता, नीदर किया जाता है. और बिजी ओपीडीज में फॉरगेट अबाउट असेसमेंट एंड ऑल, we are not sensitized also to pick up those kids in the OPDs. Maybe we might have missed many of them in our residency because we are more focused on fevers, on pneumonias, on diarrheas, on respiratory illnesses, on ICU illnesses, on encephalitis. So, and managing serious conditions, that becomes the priority. और ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं किड्स के, वो मे बी हम लोग चूंकि इतने सेंसिटाइज एमडी के टाइम पे नहीं थे, वी क्वाइट टेंड टू मिस दीज किड्स. तो अगर एमडी एग्जाम की बात की जाए, अगर एग्जाम में जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, क्लिनिकल केसेस नहीं देंगे, बच्चे भी उसको एज अ स्टूडेंट भी उसको इतना ध्यान नहीं देंगे कि ये डीके इम्पोर्टेंट है तो ऑटिज्म भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना. तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आफ्टर कमिंग इनटू प्रैक्टिस आई हैड अटेंडेड मेनी सीएमईज which were based on developmental and behavioral disorders in children. So I could imbibe many of the things from those CMEs which really helped me in my practice. तो ये तो बहुत बड़ा लैक्यूना है एमडी एग्जाम पर से में. एक शॉर्ट केस तो इस पे होना ही चाहिए मेरे हिसाब से. बैंग ऑन. क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि ऑटिज्म के बारे में क्यों ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है. लोग का मेरा कहने का मतलब है पीडियाट्रिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, क्योंकि ये जो आज बच्चे हैं वो कल जाके बड़े भी होने वाले हैं. ऑटिज्म तो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी नाउ. तो पीडियाट्रिशियन जहाँ पर आज अब तक का मैं कहूँ तो ज़्यादा काम हुआ है ऑटिज्म पे, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जब फिजिशियंस के सेटअप में जाएंगे या तो फिर एडल्ट सेटअप में जाएंगे, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं सिस्टम वाइज हमें चेंज करने की जरूरत है. बिल्कुल. वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं, वो लोग भी समहाउ बिहेवियरल चेंजेस को उतना ध्यान नहीं देते. या पेरेंट्स को बोलते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, ठीक हो जाएगा, आप इसको एक्टिविटी में डालिए, अभी घर में अकेला है, मतलब और बच्चों के साथ सिबलिंग्स नहीं है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो इंटरेक्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा. तो काफी सारे लेवल पे मे भी हमें काम करना पड़ेगा टू ब्रिंग अबाउट द चेंज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. और दूसरी चीज, आप जैसे बता रही थी कि बच्चे में लेट हो जाता है इन सारी कारणों की वजह से, तो आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगी कि अर्ली डायग्नोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है विच विल हेल्प आवर ऑडियंस. हमारा ऑडियंस दो टाइप का है. एक तो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है जिसमें डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आते हैं, और दूसरा हमारा ऑडियंस है वो ऑटिज्म के केयर गिवर्स है, पेरेंट्स मोस्टली. तो उनके लिए अगर आपको मैसेज देना हो, अर्ली डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है और क्यों उनको ये अगर मगर किंतु परंतु छोटा है, बड़ा हो जाने दो, ये करेगा वो करेगा, ये सारी चीज़ें क्यों बाजू में रख के इवैल्यूएशन करवाना चाहिए?
बिल्कुल भावना, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अर्ली डायग्नोसिस क्यों जरूरी है। देखिए, हम सबको पता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो मैक्सिमम ग्रोथ उसकी 3 ईयर्स में हो जाती है। 2 ईयर्स तक ब्रेन में ड्रास्टिकली ग्रोथ होती है, और 2 to 5 ईयर्स में भी, मतलब 5 ईयर्स का बोलते हैं, 5 ईयर्स तक का ब्रेन जो है मोस्टली 90% के ऊपर चीजों में ग्रोथ एंड डेवलप हो चुका होता है। उसके न्यूरॉन्स और सब बन चुके होते हैं, माइलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका लर्निंग पोटेंशियल भी अर्ली स्टेजेस में बहुत हाई होता है। ठीक है। अब ब्रेन का लर्निंग पोटेंशियल हाई है, तो हमें इस स्टेज पे ब्रेन को ट्रेन करना भी एक तो थोड़ा इजी हो जाता है और जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज क्रॉस करने के बाद ट्रेनिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करें या कर पाएं, तो हम उसका इवैल्यूएशन और इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चे में जो ग्रे एरियाज हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, उस पे वर्कअप करना शुरू कर सकते हैं। इंटरवेंशन का दूसरा, एक बार मतलब समझा दीजिए। इंटरवेंशन का मतलब ये है कि देखिए, जो बच्चा जिस चीज में लैक कर रहा है, मान लीजिए उसकी स्पीच नहीं डेवलप हो पा रही है या वो बैठता नहीं है एक जगह, तो हम उसको थेरेपीज के जरिए उस पे स्टिमुलस देंगे, उसको थेरेपीज कराएंगे, प्रोफेशनलिस्ट मतलब प्रोफेशनल्स ही देंगे ये सारी थेरेपीज। और बच्चे को सिखाना है, बेसिकली इंटरवेंशन करना है, तो उसको सिखाना है कि आपको ये चीज ट्रेन, मतलब जो चीज नेचुरली आ जाती है बाकी के किड्स में, इन बच्चों को ट्रेनिंग के जरिए हमें ये सिखाना पड़ेगा, री इन्फोर्स करना पड़ेगा। इंटरवेंशन में जो हम देख करते हैं कई सारे डोमेन्स में होता है। फिजिकल डोमेन हो गया, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग पे हो गया, कम्युनिकेशन है, सोशल है, इमोशनल है, अडेप्टिव है, फिजिकल है। तो ये बहुत सारे डोमेन, सेंसरी, ये सारे डोमेन्स पे थेरेपिस्ट इसको इंडिविजुअल डोमेन पे असेस करते हैं, और थेरेपी को वो हर बच्चे की थेरेपी को इंडिविजुअलाइज करते हैं कि किस बच्चे में कौन सा डोमेन में लैग हो रहा है, तो हमें उसको स्टिमुलस देना है जिससे वो बच्चा वो डोमेन में डेवलप कर सके। सो करेक्ट। बेसिकली इंटरवेंशन, जहां तक के मतलब मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के कॉमन टर्म्स में यही समझाने की कि बच्चा जो चीज नहीं कर पा रहा है नेचुरली, जो नेचुरली बच्चे कर लेते हैं, हमें इंटरवेंशन के जरिए उनको ट्रेन करना है कि वो इन चीजों को अडेप्ट कर ले, सो दैट दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, they can do their things independently without the help of others. So the यस earlier आप it is started, if it is started earlier, the child will pick it up earlier. और जितना लेट होता जाएगा बच्चे के लिए भी, उस वही एनवायरनमेंट में वो कंटिन्यूअसली रह रहा है, तो उसके लिए भी चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इट विल बिकम मोर एग्जैक्टली डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सिंपल, जो हम जिसे फूंकना कहते हैं, ब्लोइंग। हाँ। हम्म। 4 साल की एज तक काइजर ब्लो नहीं कर पा रहा था, तो बहुत सारे टूल्स यूज करके ब्लो, क्योंकि स्पीच के लिए आपका ब्लो करना बहुत जरूरी है। तो मुझे वो सिखाना पड़ा लिटरली। तो जब आप बोल रही थी मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही थी, अरे हाँ, ये सारी चीजें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो बाकी बच्चों में अपने आप आ जाते हैं, तो अपने वी आप आ हैव टू जाते हैं। वर्क। यस, वी हैव टू लिटरली मेक देम लर्न दोज थिंग्स what is यस, already learned by regular kids naturally, we have to make them learn. So this is where intervention will help. करेक्ट और करेक्ट। जैसा बोलते हैं, छोटे बच्चे का दिमाग तो कच्ची मिट्टी है, तो जितनी जल्दी उस पे इम्प्रेशंस डालेंगे वो सीख जाएंगे। यस, ये बहुत अच्छी बात कही। ये पसंद है, और शायद ये लोगों पे कनेक्ट कर पाए कि व्हाई अर्ली इंटरवेंशन एंड डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। सो मृदुला, आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों पे प्रैक्टिकल इंसाइट्स दिए। प्रैक्टिकल, जो सोसाइटी में एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के क्लिनिक में क्या हो रहा है और वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और जबकि वी ऑल नो दैट प्रिवेलेंस इज ऑलमोस्ट 2 children in 100। इन 100। अलग अलग डेटा है, बट एक डेटा ये भी कहता है कि इतने सारे बच्चे होने के बावजूद क्यों उसमें हम पीछे रह रहे हैं। तो आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। होपफुली समडे
हमारे थ्रू कुछ हो और इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है वो केयर तक पहुँचे, उनको केयर मिले और उनमें भी डेवलप करने का उन्हें इक्वल चांस मिले। तो थैंक यू सो मच।